हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग बच्चों। इससे प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किन किन ग्राफों के माध्यम से किया जाता है। उसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात की। देखो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गति के समीकरणों के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, और कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव्ड करते हैं ग्राफिकल मेथड से, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने से पहले मैं आपको मोशन के तीनों ही इक्वेशन बता देता हूं। अगले यूनिट में हम गति के नियमों के बारे में, लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी बात करेंगे। इस यूनिट में आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। गति का पहला समीकरण है v इक्वल टू u प्लस ए टी, जहाँ पर v अंतिम वेग को बताता है, u प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी को बताता है, ए त्वरण या एक्सेलरेशन को बताता है, और t बताता है टाइम को या समय को। तो यही है गति का पहला समीकरण v इक्वल टू u प्लस ए टी। उसी प्रकार में गति के दूसरे समीकरण की बात करूं तो गति का दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट को बताता है, u प्रारंभिक वेग को, t समय को, a त्वरण को और पुनः t समय को बताएगा। अब मैं बात करता हूँ गति के तीसरे समीकरण के बारे में। गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जहाँ पर v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s विस्थापन है। अब हम इन तीनों समीकरणों को वन बाय वन ग्राफिकल मेथड से प्रूव्ड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में या लीनियर मोशन में चलती है या एक समान त्वरण से चलती है किसी सीधी रेखा में, तो एक निश्चित समय अंतरालों में या समय अंतराल में वो समीकरणों के द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें हम गति के समीकरण कहते हैं। कैसे? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण में चलती है तो कुछ ग्राफों के माध्यम से गति के समीकरणों को व्यक्त करती है, या उनके द्वारा हम गति के समीकरणों को प्रूव्ड कर सकते हैं। गति के तीनों समीकरण जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ ए एस। अब हम गति का पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव्ड करेंगे। उसके लिए हम एक ग्राफ लेते हैं, वेग समय संबंध। देखो स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम वेग और समय में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी कि यदि हम एक्स एक्सिस पर टाइम को ले लें, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को ले लें, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका एक्सेलरेशन को या त्वरण को बताता है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण के साथ चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो रहा है, यानी तब हम उसके वेग समय ग्राफ को लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए, इसी के द्वारा हम तीनों गति के समीकरणों को प्रूव्ड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर टाइम सेकंड में लिया है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ली है। यहाँ पर देखिए, इस मूल बिंदु O से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, जहाँ पर उस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, और जब कोई वस्तु इस O से इस E तक पहुँच जाती है, यानी कि A से E तक पहुँच जाती है या O से E तक पहुँच जाती है, तो स्मॉल t समय में उसमें v वेग हो जाता है उसका, यानी कि इस O से जब वो E तक जाती है तब उसका अंतिम वेग
u से v हो जाता है और उसको t का समय लगता है, यानी कि समय कहाँ से कहाँ तक लगेगा, यानी कि OC, ये OC इसको टाइम बता रहा है कहाँ से कहाँ तक जाने में, यानी कि इसको B से C तक आने में भी बराबर समय लगेगा वेग को, और इस O से E तक जाने में भी बराबर समय लगेगा। ये AB बता रहा है कि वो एक समान त्वरण से चल रही है। अब देखिए स्टूडेंट आगे, उसी प्रकार बिंदु A पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर इस ग्राफ में हम देखें तो यहाँ पर इस बिंदु O पर इस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, और जब ये E तक जाता है तो t समय में इसके वेग में v का परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वेग u से v हो जाता है, जहाँ पे v उसका अंतिम वेग होगा। वही उसको b से, यानी कि ये दोनों ही वेग बराबर होंगे। कौन कौन, चाहे हम B से C तक आए या O से E तक जाएं। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये OC और ये AD एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बराबर टाइम लेंगे t टाइम। जिस प्रकार से O से E तक जाने में या B से C तक आने में स्मॉल v वेग हो रहा है, उसी प्रकार ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं जो समान समय को बताएंगे। वही यहाँ पर कहा जा रहा है इस ग्राफ में, ए के साथ परिवर्तित होता है एक समान दर, स्मॉल ए के साथ परिवर्तित होता है बिंदु बी से दो लंब BC और BE क्रमशः समता वेग अक्षों पर खींचे गए। अब देखिए स्टूडेंट, पुनः हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यदि हम इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ से हमें पता चलता है इस B से हमने इस x और y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर हमने E पर डाला इस B से, और एक परपेंडिकुलर हमने इस C पर डाला इस B से। आगे कह रहा है वो, O1 प्रारंभिक वेग OA के द्वारा अंतिम वेग BC के द्वारा तथा समय अंतराल T OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो हमने लंब डाले तो प्रारंभिक वेग OA को बताएगा। यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक वेग OA को बता रहा है क्योंकि मूल बिंदु से हम चल रहे हैं। अंतिम वेग B से C को बताएगा और टाइम OC को बताएगा कि कितना टाइम इसमें लग रहा है। यदि हम BD ज्ञात करें तो BD की वैल्यू BC माइनस CD होगी। पुनः ग्राफ देखिए आप, यदि हम इस ग्राफ में BD को प्राप्त करें, इस ग्राफ में हम यदि BD को देखें तो BD ये वाला होगा, और BD हम निकालेंगे कैसे, इस टोटल BC में से जब हम CD को घटाएंगे तभी तो हमें BD प्राप्त होगा। लेकिन BD निकालने के लिए टोटल BC में से हमें CD को घटाना पड़ेगा। BD बराबर होगा आपका BC माइनस CD, वही यहाँ पर लिखा गया है। सॉरी, ये देखिए, अब OC के समांतर AD रेखा खींची है, जो आप देख रहे हैं ग्राफ में इस प्रकार से। यहाँ पर एक लाइन, इस लाइन के, ये OC लाइन के यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींची है जो कि टाइम को बताएंगी और एक दूसरे के बराबर होंगी। अब BC बराबर BD धन CD, और चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो CD है वो OA के बराबर। ये देखिए स्टूडेंट, जो जितना CD है उतना ही OA है, तो हम CD को OA के बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है। अब सबकी वैल्यू रख दी हमने, क्योंकि CD OA के बराबर है। हमें पता है BC अंतिम वेग को बता रही है, OAU प्रारंभिक वेग को बता रहा है, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर होगा आपका BD धन U, और जब BD की वैल्यू निकालेंगे तो पक्षांतर करेंगे U माइनस V।
अब वेग समय ग्राफ से वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया जाता है, वही हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन बटे लिया गया समय त्वरण को बताता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन ओ सी, क्योंकि ए डी और ओ सी एक दूसरे के बराबर हैं और ओ सी हमें कितना टाइम हो रहा है यू से भी तक जाने में वो बता रहा है। तो और ए बराबर हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन टी। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो ए टी आ जाएगी, बी डी बराबर ए टी। तो हम अब इक्वेशन फर्स्ट में बी डी की वैल्यू लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड से बी डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यही गति का प्रथम समीकरण है। उसी प्रकार यदि हम स्टूडेंट गति के द्वितीय समीकरण की बात करें तो पुनः हमें ग्राफ देखना होगा और इसके द्वारा हम समय स्थिति संबंध निकालेंगे। समय और स्थिति में स्थिति समय ग्राफ से निकालेंगे। माना वस्तु ने एक समान त्वरण स्मॉल ए से टी समय में एस दूरी तय की है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे गिरे क्षेत्रफल ओ ए बी सी द्वारा व्यक्त किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, पुनः हम ग्राफ देखेंगे तो इस ग्राफ में यदि हम देखें, परसों भी मैं आपको इस पर बेस्ड बता चुका हूँ चीज़ें। इस ग्राफ को ओ ए बी सी को, इस भाग को यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस भाग में एक तो आयत बनना है ओ ए सी डी, दूसरा एक त्रिभुज बनना है ए बी डी। तो कुल मिला के एक समलंब चतुर्भुज बनना है। यदि हम इस ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उस आयत के क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में जोड़ना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई, यानी कि ओ ए गुणा गया ओ सी, धन त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई, यानी कि 1/2 ए डी आधार गुणा गया ऊंचाई बी डी। तो इसके द्वारा हम इस समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, इस प्रकार से एस ओ ए डी सी का क्षेत्रफल बता रहा है, जहाँ पे आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा गया चौड़ाई ओ ए धन ओ ए गुणा गया ओ सी, त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई ए डी गुणा गया बी डी, जो मैं आपको ग्राफ में समझा चुका हूँ। ओ ए प्रारंभिक वेग को बताता है, ओ सी क्योंकि ओ डी के बराबर है, ओ सी समय को बताता है तो ओ डी ए डी भी समय को बताएगा। और बी डी का मान हमने अभी प्राप्त किया 80। तो ये सब वैल्यूज जब हम इस इक्वेशन में रख देंगे समलंब के क्षेत्रफल में, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। यही गति का द्वितीय समीकरण है। अब हम बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण के बारे में। तो इसके लिए भी हम एक ग्राफ लेते हैं जिसे हम वेग स्थिति संबंध कहते हैं। वेग समय ग्राफ से, क्योंकि वेग समय ग्राफ त्वरण को बताता है, वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण यानी कि जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान वेग में परिवर्तन करेगी से स्मॉल टी समय में तय की गई दूरी स्मॉल एस को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जहाँ पे एस समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल है। तो इसके लिए ओ ए एक और नए तरीके से समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं व्यावहारिक विधि से। ओ ए धन बी सी गुणा गया ओ सी बटे 2, सबकी वैल्यू रख देंगे। ओ ए हमारे पास यू है, बी सी भी है, ओ सी टी है, हर जगह वही यूज हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए एस इक्वल टू भी प्लस यू प्लस बी टी अपॉन 2। वेग समय संबंध से आप जानते हैं, क्योंकि भी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है या भी माइनस यू बराबर ए टी, तो इसलिए हम टी का मान निकालेंगे तो भी माइनस यू अपॉन ए, यानी कि भी माइनस यू बता रहा है वेग में परिवर्तन को। तो समीकरण 4 और 5 से टी का मान रख देने पर देखो टी का मान, यहाँ पे देखो बच्चों टी का मान हमें प्राप्त हो गया भी माइनस यू अपॉन ए। अब इस इक्वेशन में एस इक्वल टू यू प्लस भी,
u प्लस भी अपॉन टू तो है ही, इंटू टी की वैल्यू प्राप्त हुई भी माइनस यू अपॉन ए, तो हो जाएगा भी प्लस यू इंटू भी माइनस यू अपॉन टू ए। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, भी प्लस यू इंटू भी माइनस यू, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भी प्लस यू इंटू भी माइनस यू को आप लिख सकते हैं भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ से टू और टू ए की गुणा एस से होगी तो टू ए एस तो आएगा ही, बाकी हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही गति का तृतीय समीकरण है जो हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। ये देखो यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन है जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बननी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दिया, तो टू ए एस बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने बात की गति के समीकरणों के बारे में। गति के समीकरणों को हमने ग्राफीय विधि से प्राप्त किया, उनके लिए वेग संबंध स्थापित किया, स्थिति और वेग के बीच संबंध स्थापित करके हमने गति के समीकरणों को सिद्ध किया, जहाँ पे गति का पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति का दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस प्राप्त किया। थैंक यू वेरी मच।